एपिसोड 81 टू 90। अध्याय 81 049। उसके पास एक रहस्य छिपा है। पहला अपडेट _5। रुकयिंग को थोड़ी निराशा हुई। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन अगर तुम तैयार नहीं हो तो भूल जाओ। ये कहकर उसने पानी का गिलास नीचे रखा और फिल्मांकन स्थल की ओर चल पड़ी। इस बार कुछ मार्गदर्शन के बाद ये स्पष्ट था कि रुकयिंग ने सब कुछ समझ लिया था। उसने सिर्फ खुद पर ध्यान देना बंद कर दिया और पुयुताई की भावनाओं पर नजर रखी, जिससे उसे भूमिका में सहज होने में मदद मिली। कट, बहुत बढ़िया, आप दोनों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। मॉनिटर के पीछे से निदेशक सेन संतुष्टि से मुस्कुराए। पुयुताई ने रुकयिंग पर एक नजर डाली, उसका चेहरा लाल हो गया था। शुक्रिया। रुकयिंग को ये बात मनोरंजक लगी। मुझे किस बात के लिए धन्यवाद? पुयुताई एक क्षण के लिए ठिठक गई। रुकयिंग उसके बेतुके भाव पर हंस पड़ी। यह आदमी काफी मनोरंजक था। अल्पविराम। दिन की शूटिंग खत्म होने के बाद सहायक निर्देशक वुयुन ने ताली बजाई। मैं क्रू में 2 नए सदस्यों का परिचय कराता हूँ। सभी लोग कृपया उनका स्वागत करें। 2 युवक आए और झुककर सभी का अभिवादन किया। दोनों ही हटे कट्टे थे। उनकी छोटी बाहों वाली कमीजें लगभग फटी हुई थीं। एक का रंग सांवला था और चेहरे पर गंभीर भाव थे, जबकि दूसरे के गाल पर चाकू का 1 इंच का निशान था, जिससे वह बहुत ही भयानक लग रहा था। मेरा नाम ली लियू है और मैं मार्शल आर्ट निर्देशक हूँ। मैं आप सभी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। ली हेन, मार्शल आर्ट निर्देशक। सेनशू ने उनकी तरफ देखा, फिर भौहें चढ़ाते हुए वुयुन को बुलाया। क्या हो रहा है? झाओ परिवार की टीम का क्या हुआ, जिस पर हम पहले सहमत हुए थे? झाओ टीम की बात मत शुरू करो, उन्होंने मुझे बहुत परेशान कर दिया। धिक्कार है, आखिरी मिनट में दाम बढ़ा दिए। हमने सालों साथ काम किया है और अब ये इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। ली परिवार के ये दोनों भाई भले ही जवान और अनुभवहीन हो, लेकिन ये ग्रेट ग्रीन माउंटेन से हैं। ली लियू एक प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट संप्रदाय का हिस्सा भी हैं और बाजी फिस्ट में माहिर हैं। मैंने उनके साथ कुछ राउंड स्पैरिंग की शानदार हुनर। मुझे लगता है हमें बाहरी लोगों पर निर्भर रहना छोड़कर अपनी खुद की भरोसेमंद मार्शल आर्ट टीम बनानी चाहिए। ये भाई भरोसेमंद हैं। मुझे लगता है कि ये एक कोशिश के लायक हैं। सेनशू ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो तुम्हारे सुझाव पर चलते हैं, लेकिन कुछ देर उन पर नजर रखना। मार्शल आर्ट फिल्मों में मार्शल आर्ट निर्देशकों की भूमिका बेहद अहम होती है। हालांकि सेनशू अपने पुराने सहयोगी वुयुन पर भरोसा करते थे, लेकिन वुयुन थोड़े जिद्दी हो सकते थे। सेनशू ने इन भाइयों पर और नजर रखना जरूरी समझा ताकि पता चल सके कि वे जिम्मेदारी संभाल सकते हैं या नहीं। सबसे जरूरी बात यह थी कि उनका किरदार भरोसेमंद होना चाहिए। ली लियू ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई और देखा कि काले कपड़े पहने एक लड़की आलस से विलो के पेड़ के सहारे झुकी हुई थी। उसका व्यवहार शांत और लापरवाह था। ली लियू ने सावधानी से अपनी नजरें बदल लीं। तुम दोनों मेरे साथ आओ, वुयुन ने भाइयों को पुकारा। ली लियू और ली हेन उसके पीछे चले गए। इसके बाद दोनों को फिल्म में सबसे अधिक लड़ाई वाले दृश्यों वाली मुख्य अभिनेत्रियों रुकयिंग और क्यूई बाउटन के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। अभिनेत्रियों से पहले ही सलाह मशविरा करने के बाद ये तय हो गया कि दोनों ही इतनी महत्वाकांक्षी थीं कि उन्होंने अपने फाइट सीन बिना स्टंट डबल्स के करने पर जोर दिया। इसका मतलब था कि उन्हें दूसरों की तुलना में ज्यादा मेहनत और ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ीं। फाइट कोरियोग्राफी की देखरेख के अलावा दोनों भाई अभिनेत्रियों को शारीरिक प्रशिक्षण और दैनिक दिनचर्या में स्पैरिंग तकनीक सिखाने के लिए भी जिम्मेदार थे। ली हेन को रुकयिंग के पास नियुक्त किया गया था, जबकि ली लियू ने क्यूई बाउटन के साथ काम किया था। प्रशिक्षण शुरू हुआ और क्यू बाउतान इतनी पीड़ा में थी कि वह लगभग फूट फूट कर रोने लगी। मिस क्यू, चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आपके पास पहले से कोई प्रशिक्षण नहीं है, इसलिए हमें धीरे धीरे शुरुआत करनी होगी और जल्दबाजी से बचना होगा। क्यू बाउतान ने दांत पीसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे सहन कर सकती हूँ। यदि वह इस तरह के दर्द को नहीं झेल सकती तो वह प्रसिद्धि कैसे प्राप्त कर सकती है? तान ए, थोड़ा पानी पियो, शेन युआन ने शांति से कहा। क्यूई बाउतान जहां ली लियू की ओर पीट करके खड़ी थी, वह ये नहीं देख सकी कि जिस क्षण शेन युआन उसके पास आया, ली लियू ने तुरंत अपना सिर सम्मानपूर्वक नीचे कर लिया। अनान, मुझे प्यास नहीं लगी है। मुझे घोड़े की मुद्रा का अभ्यास करना है। मैं ये कर सकता हूँ। शेन युआन हंसा। तुम्हें कोई विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस गतिविधियों को अच्छी तरह याद रखना है। जब समय आएगा, ली लियू तुम्हें सिखाएगा कि उन्हें कैसे क्रम में करना है। तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, ये तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए। क्यू बाउतान मुस्कुराया। अनान, क्या तुम मेरी तारीफ कर रही हो? बिल्कुल, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे कदम कमजोर और शक्तिहीन दिखें। मैं एक शक्तिशाली जनरल का किरदार निभा रहा हूँ। मुझे चाहिए कि दर्शक इस पर यकीन करें। मैं डरपोक नहीं हो सकता। सबसे पहले और सबसे जरूरी, मुझे अपने अंगों को मजबूत करना होगा ताकि मैं ऐसा न लगूं कि मैं कुछ उठा या ढो नहीं सकता, है ना? ये देखकर कि क्यूई बाउतान गंभीर थी, शेन युआन ने उस पर और दबाव नहीं डाला। उसकी नजर हल्के से ली लियू पर पड़ी और ली लियू की छाती में तनाव आ गया, क्योंकि उसने और भी अधिक सम्मानजनक व्यवहार अपना लिया। ली लियू ने शेन युआन की निगाहों के पीछे छिपी चेतावनी को समझ लिया। जब तक क्यूई बाउतान दल में है, तब तक कोई चूक नहीं हो सकती। वास्तव में इस बार मार्शल आर्ट निर्देशक के रूप में दल में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य क्यूई बाउटन और रुकयिंग को सार्वजनिक रूप से सुरक्षित रखना था। अल्पविराम। फिल्म स्टूडियो के पास बाहरी इलाके में एक साधारण सा मोटल था। उसकी सुविधाएं होटलों जैसी नहीं थीं, लेकिन क्यू बाउतान को अपने लिए एक कमरा मिलने से ही संतुष्टि मिल गई थी। उस रात शेन युआन उसके साथ रहा। ये जानते हुए कि शेन युआन अगली सुबह जल्दी चले जाएंगे, शारीरिक रूप से थके हुए क्यूई बाउतान ने अनिच्छा से शेन युआन को गले लगा लिया। लेकिन वह समझती थी कि अनान को अपना जीवन जीना है और उसे भी अपने भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अनान, तुम मुझसे मिलने कब आओगे? क्यू बाउतान की पलकें झुक गईं और वह जल्द ही सो गई।
शेन युआन ने उसे कंबल से ढक दिया, करवट बदली और चांदनी में सो गई। अगले दिन जब क्यू बाओतान जागा तब तक शेन युआन बहुत पहले ही जा चुका था। नुकसान की भावना से भरे हुए क्यू बाओतान कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर अचानक बाहर आए और फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर भागे। दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत व्यस्त था और वह एक भी क्षण बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बाहर निकलते हुए उसकी मुलाकात लुओ युनकी से हुई। दोनों ने एक दूसरे को ठंडे अंदाज में सिर हिलाया और फिर चुप हो गए। उनके बीच दरार थी, एक दूसरे का अभिवादन कर पाना पहले से ही एक सुधार था। क्यू बाओतान ने मानसिक रूप से लड़ाई की चालों का अभ्यास करते हुए रोटी का एक टुकड़ा खाया। इस बीच लुओ युनकी ने चुपचाप अपनी पंक्तियां पढ़ीं। अल्पविराम, गोल्डन स्पून ने दिवालिया घोषित कर दिया, जिससे पूरे उद्योग में खलबली मच गई। हालांकि किसी को ये पता नहीं होगा कि जिस दिन गोल्डन स्पून दिवालिया हुआ उसी दिन ताओटी रिकॉर्ड्स नामक एक नया डाइनिंग ब्रांड सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया। कानूनी प्रतिनिधि कोई और नहीं बल्कि गोल्डन स्पून के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष जिन जुओ थे, जो गोल्डन स्पून के संस्थापक जिनहुई के दूसरे पुत्र हैं। उस समय किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि भविष्य में ताओटी रिकॉर्ड्स हुआ देश का नंबर 1 डाइनिंग ब्रांड बन जाएगा, शेयर बाजार में सफलतापूर्वक सूचीबद्ध होगा और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त $1 अरब की रेस्टोरेंट श्रृंखला समूह के रूप में विकसित होगा। ताओटी रिकॉर्ड्स नाम जल्द ही दुनिया भर में सबसे प्रमुख और मूल्यवान रेस्टोरेंट आईपी बन जाएगा। फिलहाल निवेश सुरक्षित होने के कारण जिन जुओ इतना उत्साहित था कि वह मुश्किल से सीधा चल पा रहा था। उसके दिमाग में अनगिनत योजनाएं घूम रही थीं जिन्हें क्रियान्वित किया जाना था, लेकिन उन्हें लागू करने से पहले वह रहस्यमय मिस शेन को धन्यवाद देना चाहते थे। फिर भी ब्लू स्काई होटल पहुंचने पर उन्हें पता चला कि मिस शेन ने उस दिन सुबह ही चेकआउट कर लिया था। जिन जुओ को निराशा का एहसास हुआ वह उसका नाम भी नहीं जानता था। उसका तियानलू बैंक से अवश्य ही कोई संबंध होगा, अन्यथा वह तियानलू बैंक के निवेश की व्यवस्था कैसे कर सकती थी। लेकिन जिन जुओ ने तियानलू बैंक में किसी विशेष रूप से उत्कृष्ट महिला अधिकारी के बारे में नहीं सुना था। जब बात उसकी पहचान की आई तो जिन जुओ ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। अपनी उड़ान पर चढ़ने से पहले शेन युआन ने फेंग युआन को फोन किया। फेंग ग्रुप के शेयरधारकों ने देखा कि उनके प्रतिभाशाली चेयरमैन ने फोन कॉल लिया और अचानक अपने पैरों पर कूद पड़े। कमरे में मौजूद अनगिनत हैरान या उलझन भरी निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए प्रसन्नता से गिड़गिड़ा रहे थे। बॉस, आपने अंततः मुझे याद कर लिया। बूहू, बहुत दुखी हूं इतने लंबे समय तक दरकिनार किए जाने के कारण। शेयरधारक अब उस दृश्य को सीधे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फेंग युआन की दबंग शैली अक्सर उन्हें यह भूलवा देती थी कि वह अभी सिर्फ 20 साल का है, जिंदगी का आनंद लेने की उम्र। इतने लंबे समय तक अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यनिष्ठा से सेवा करना उनके लिए काफी सराहनीय था। कड़ी मेहनत करो और अपने पिता को निराश मत करो। इसके अलावा फोन करना छोड़ दो और अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान दो। अगर तुम्हारे पास समय हो तो कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम किसी धोखे में न फंस जाओ। शांत रहो और कुछ भी हो जाए तो चोंग मिंग को फोन करो। कुछ निर्देश देने और दूसरी तरफ फेंग युआन की सिसकियां सुनने के बाद शेन युआन ने फोन रख दिया, फ्लाइट मोड पर स्विच किया और विमान में चढ़ गया। अध्याय 82:050 गलती से एक बड़ा शॉट बच गया। दूसरा अपडेट। जब स्प्रिंग सिटी से किंगजोउ जाने वाला विमान किंगजोउ हवाई अड्डे पर उतरा तो जिंगजोउ से आने वाला विमान भी किंगजोउ हवाई अड्डे के टरमैक पर आसानी से उतर गया। 60 वर्ष से अधिक आयु के एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने सहायकों के सहारे वीआईपी गलियारे से बाहर आए और चलते हुए गहरी आवाज में पूछा, अस्पताल की स्थिति कैसी है। अटेंडेंट ने कॉल का जवाब दिया, फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, स्थिति बहुत खराब है, मुझे डर है कि यह ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। बूढ़े आदमी की चाल तेज हो गई, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। लेंग परिवार का ड्राइवर पहले ही आ चुका है, परिचारक ने कहा। बूढ़े आदमी ने कहा, हम टैक्सी ले लेंगे। लेकिन उस समय हवाई अड्डे पर व्यस्त समय था और टैक्सी क्षेत्र में काफी लोग इंतजार कर रहे थे। बूढ़े आदमी का माथा धीरे धीरे चिंता से पसीने से तर हो गया और गर्मी के कारण जल्द ही उसका पूरा माथा पसीने से ढक गया। बूढ़े आदमी ने रुमाल निकाला, माथे से पसीना पहुंचते समय उसके हाथ कांप रहे थे। श्रीमान, परिचारक ने कुछ चिंता के साथ बूढ़े आदमी की ओर देखा। बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाकर कहा, मैं नहीं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता वह जमीन पर गिर पड़ा। परिचारक चौंक गया, लेकिन एक जोड़ी पतली भुजाओं ने बूढ़े व्यक्ति के शरीर को पीछे से पकड़ लिया, जिससे वह जमीन से संपर्क नहीं कर सका। परिचारक ने घबराकर ऊपर देखा तो काले कपड़े पहने, बेसबॉल टोपी पहने एक लड़की दिखाई दी, जिसका शरीर बहुत दुबला पतला था। फिर भी जिन हाथों ने अभी अभी बूढ़े आदमी के शरीर को पकड़ा था वे स्पष्ट रूप से मजबूत थे। उच्च रक्तचाप का दौरा, क्या वह अपने साथ कैप्टोप्रिल रखता है? लड़की ने शांतिपूर्वक और तेजी से बोलते हुए दोनों हाथों से बूढ़े आदमी की जैकेट की जेबों की तलाशी ली और उसे सचमुच दवा की एक शीशी मिल गई। अटेंडेंट ने अवचेतन रूप से यह कहने के लिए अपना मुंह खोला कि हाँ, लेकिन उसने देखा कि लड़की ने पहले ही बोतल खोल ली थी, 2 गोलियां निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें बूढ़े आदमी की जीभ के नीचे रख दिया था। लड़की की हरकतें बिजली की तरह सहज और तेज थीं, जिससे परिचारिका को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिला। जब उसने अंततः प्रतिक्रिया की तो उसने देखा कि लड़की ने बूढ़े व्यक्ति को अपनी बाहों में ले रखा था तथा 2 उंगलियों से बूढ़े व्यक्ति के कुची एक्यूपॉइंट को धीरे से और शांति से दबा रही थी। बूढ़े व्यक्ति की तनी हुई भौहें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं और बड़े हुए रक्तचाप से लाल हो चुका उसका चेहरा भी धीरे धीरे सामान्य हो गया। फिर बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। सर, आपका रक्तचाप अभी भी बहुत अस्थिर है, आपको जल्द से जल्द जांच के लिए अस्पताल जाना चाहिए। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली और अपने बगल से एक ठंडी स्पष्ट आवाज सुनी। सहज ही वह स्तब्ध होकर ऊपर देखने लगा। क्या तुमने मुझे बचाया? इसमें कोई परेशानी नहीं थी। इस समय एक टैक्सी उनके पास आकर रुकी और लड़की ने बूढ़े व्यक्ति को उठने में मदद की। मैं वैसे भी अस्पताल जा रही हूँ, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। बूढ़ा आदमी अभी भी स्तब्ध उसके पीछे टैक्सी में बैठ गया।
अटेंडेंट भी अंदर जाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि लड़की बूढ़े आदमी के बगल में बैठी है। परिचारक ने एक क्षण सोचा, फिर आगे की सीट पर बैठ गया। ड्राइवर फर्स्ट पीपल हॉस्पिटल की ओर, शेन युआन ने कहा। इस समय तक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे होश में आ रहा था। युवती, पहले के लिए धन्यवाद, वरना इस बूढ़े की जान सचमुच यहीं चली जाती। ये जानने के लिए कि कैप्टोप्रल जीप के नीचे घुल जाना चाहिए। इस लड़की के परिवार में या तो कोई मरीज है या वह एक मेडिकल परिवार से आती है, अन्यथा उसके जैसी युवा लड़की को यह नहीं पता होगा कि आपातकालीन रक्तचाप की दवा कैसे लेनी है। वह नसों को आराम देने के लिए क्यूची एक्यूपॉइंट पर दबाव डालना भी जानती थी, जो वास्तव में प्रभावशाली था। आपका अटेंडेंट आपकी हालत अच्छी तरह जानता है और वह मुझसे बेहतर तरीके से उसे संभाल सकता था। मैं तो बस वहां मौजूद था। सर, मेरी तारीफ मत कीजिए। परिचारिका ने पीछे के शीशे पर नजर डाली और सोचा कि लड़की बोलने में काफी अच्छी है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि किसी साधारण काम को अच्छी तरह से करना आसान नहीं है। इसके लिए मैं आपका ऋणी हूं। ये कहते हुए बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जेब से एक बिजनेस कार्ड निकाला और शेन युआन को देते हुए कहा, अगर आपको कभी मदद की जरूरत हो तो मुझसे संपर्क करें। शेन युआन ने बिजनेस कार्ड लिया, उस पर नाम देखा और अपनी बाहें उठाईं। हुआ कंट्री मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष लेंग शान। अरे वाह, क्या किस्मत है, एक मेडिकल दिग्गज को तो बचा लिया। मुझे अभी भी तुम्हारा नाम नहीं पता। लेंग शान ने लड़की में रुचि दिखाई। वृद्धों का आदर करने और युवाओं से प्रेम करने के शिष्टाचार का सम्मान करते हुए शेन युआन ने अपना नाम रखा। आप और अन दोनों ही अक्षर सुरक्षा का संकेत देते हैं। सचमुच एक अच्छा नाम है। आपके माता पिता ने जरूर आपकी शांति और खुशी की कामना की होगी। उसके सामने खड़ी युवती हल्के से मुस्कुराए। कुछ समझकर लेंग शान ने बात बदल दी। क्या आप अस्पताल जा रहे हैं? क्या आप बीमार हैं? शेन युआन ने अपना सिर हिलाया। आज मेरे चाचा को छुट्टी मिल रही है, मैं उन्हें लेने जा रही हूँ। ऐसी पुत्रवत भतीजी पाकर आपके चाचा बहुत धन्य हैं। लेंग शान ने ईमानदारी से प्रशंसा की। लेंग परिवार के विपरीत केवल ठंडे संघर्ष, सत्ता के लिए सभी संभव साधनों का उपयोग। यहाँ तक कि किंगजोऊ में स्थित शाखा भी भयंकर संघर्ष कर रही थी। अध्याय 83 050 गलती से एक बड़ा शॉट बच गया। दूसरा अपडेट _2। ये सोचकर लेंग शान ने गहरी सांस छोड़ी। अस्पताल में शेन युआन और लेंग शान एक ही इनपेशेंट विभाग में गए। दोनों ही वीआईपी वार्ड क्षेत्र में थे। लेंग शान को लगा कि उसका इस युवती से कोई नाता है। हालांकि लेंग शान के पास आगे महत्वपूर्ण मामले थे, इसलिए शेन युआन से अलग होने के बाद वह वार्ड की ओर भागा। दूर से शेन युआन ने गलियारे के अंत में विशेष वार्ड के बाहर भीड़ जमा देखी, लेकिन उसने बस एक नजर डाली, फिर मुड़कर अपने वार्ड में चली गई। अनान, तुम आखिरकार वापस आ ही गई। झांग जियान पहले से ही पूरी तरह से व्यवस्थित था। 10 दिनों के आराम के बाद उसका चेहरा खिल उठा था और उसका उत्साह ऊंचा था। लुओ वान कुछ सामान समेट रही थी। जब उसने शेन युआन को अंदर आते देखा तो वह मुस्कुराई और बोली, मैं अभी तुम्हारे भाई से तुम्हारे बारे में बात कर रही थी और तुम यहाँ आ गए। बाहर बहुत गर्मी है ना? थोड़ा पानी पी लो। लुओ वान ने एक गिलास पानी डाला और उसे दे दिया। धन्यवाद आंटी, शेन युआन ने जवाब दिया। ये बच्चा अभी भी मेरे साथ विनम्र है, लुओ वान ने मुस्कुराते हुए कहा। शेन युआन बिना माता पिता के पली बड़ी थी, फिर भी वह असाधारण रूप से शिष्ट और समझदार थी। पढ़ाई में उसने अपने बड़े भाई को कभी कोई परेशानी नहीं दी। हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा में वह अव्वल आए और उसे लान्या हाई स्कूल में दाखिला मिल गया। कभी कभी लुओ वान सोचता था कि क्या इतनी होनहार बच्ची सचमुच झांग परिवार की रक्त संबंधी हो सकती है। झांग परिवार 8 पीढ़ियों से विद्वान प्रतिभा से रहित था। लुओ वान ने मन ही मन सोचा कि यह उसके जीजा की तरफ से आया जीन होगा। अनान की माँ झांग यून बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। दुर्भाग्य से जब झांग यून 8 साल की थी तो तेज बुखार ने उनके दिमाग को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे वे धीमी और कुछ हद तक सरल स्वभाव की हो गईं। साल बीतते गए और 26 साल की उम्र तक भी वे अविवाहित रहीं। झांग यून के अच्छे रूप रंग ने सभी को आकर्षित किया। झांग यून के माता पिता को चिंता थी कि लड़के उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे या उसका फायदा उठाएंगे। वे उसे शादी में तकलीफ सहने देने के बजाय उसे अपने पास रखना और उसकी देखभाल करना ज्यादा पसंद करते थे। इस समय तक झांग जियान शादी के लिए तैयार था। हालांकि जब उसकी मंगेतर को पता चला कि झांग जियान की एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बहन है जिसे जीवन भर देखभाल की जरूरत है, तो उसने शादी से इनकार कर दिया। तभी झांग जियान की मुलाकात जोहोकिन से हुई। जोहोकिन एक ग्रामीण इलाके से आई थी और झांग जियान से इसलिए चिपकी हुई थी क्योंकि उसे शहरी घरेलू पंजीकरण करवाना था। उसने झांग जियान की बहन की देखभाल में मदद करने का भी वादा किया। लेकिन शादी के बाद जोहोकिन ने अपना असली रंग दिखा दिया। जब झांग जियान घर पर नहीं होता तो वह जानबूझकर झांग यून को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ले जाती और उसे पीछे छोड़ देती। जब झांग जियान वापस लौटता तो जोहोकिन सारा दोष झांग यून पर मर देती और दावा करती कि वह खुद ही भटक गई थी और अपनी जिम्मेदारी से बच निकली। ऐसी ही एक घटना के दौरान झांग यून भटक गई और उसकी मुलाकात उसके जीवन साथी शेनली से हुई। लुओ वान को यह नहीं पता था कि शेनली और झांग यून एक दूसरे को कैसे जानते थे। उसे बस इतना पता था कि शेनली उस समय झांग यून को घर तक छोड़ने गए थे। हालांकि झांग यून सरल स्वभाव की थी, फिर भी कुछ चीजें थी जिनमें वह अद्भुत रूप से सक्षम थी या शायद दृढ़ थी, किंतु किसी तरह उसे रास्ता याद आ गया और वह दिन शेनली का इंतजार करने उसी जगह जाती थी। शेनली से दोबारा मिलने से पहले उसने पूरे 1 महीने तक इंतजार किया। फिर सुंदर लेकिन शुद्ध हृदय और भोले झांग यून ने शेनली का स्नेह जीत लिया और दोनों स्वाभाविक रूप से एक साथ हो गए। शेनली ने कभी भी झांग यून की मानसिक दुर्बलता को दोष के रूप में नहीं देखा। उसकी नजर में वह दुनिया की सबसे प्यारी और प्रतिभाशाली व्यक्ति थी। उसका दिल कांच की तरह शुद्ध और कीमती था। उस समय शेनली ने अभी अभी अपना फायर फाइटर का करियर छोड़ा था।
वह कंगाल था और झांग यून से 3 साल छोटा था। उस समय किसी को भी उनके रिश्ते पर यकीन नहीं था। लोग सोचते थे, शेनली जैसा खूबसूरत और अच्छी नौकरी वाला इंसान एक मानसिक रूप से विक्षिप्त पत्नी के साथ कैसे रह सकता है। शादी के पहले साल में ही अनान का जन्म हुआ। शेनली ने कम काम करना शुरू कर दिया और अपनी पत्नी और बेटी को ज्यादा समय देने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने झांग यून की प्रसवोत्तर स्वास्थ्य लाभ के दौरान उसकी व्यक्तिगत देखभाल भी की। सच कहें तो जब अपनी पत्नी को संजोने की बात आई तो लुओ वान, जिसने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा था, ने महसूस किया कि पृथ्वी पर कोई भी पुरुष शेनली की तुलना नहीं कर सकता। जब अनान 3 साल की हुई तो झांग यून फिर से गर्भवती हो गई। शेनली ने पैसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत की ताकि बच्चे के जन्म से पहले वह शहर में अपना एक घर खरीद सके, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक असली घर। दुर्भाग्यवश जिस दिन झांग यून को प्रसव पीड़ा हुई, शेनली को आपातकालीन मिशन के लिए भेजा गया था और वह प्रसव के समय वहां नहीं आ सकी। इससे भी अधिक दुखद बात यह है कि कठिन प्रसव के दौरान झांग यून को अत्यधिक रक्तस्राव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उसकी और उसके बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई। बच्चा पहले ही पूर्णकालिक भ्रूण के रूप में विकसित हो चुका था। इस आघात से शेनली पूरी तरह टूट गया। सौभाग्य से अनान अभी भी उसके साथ थी। अपनी बेटी की खातिर शेनली ने जीने का संकल्प लिया, लेकिन किस्मत ने इस परिवार का साथ नहीं दिया। गर्मियों में जब अनन 5 साल का हुआ तो हुयान जिले के एक पुराने रिहायशी इलाके में भीषण आग लग गई। शेनली ने अपने अग्निशमन अभियान में 7 लोगों को बचाया, लेकिन अंततः आग में अपनी जान गंवा दी। वह अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे से मिलने के लिए परलोक चला गया तथा अनान को मानव संसार में अकेला छोड़ गया। उसके बाद अनान गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। जब वह ठीक हुई तो उनके व्यक्तित्व में नाटकीय बदलाव आया। एक समय की जीवंत और प्यारी बच्ची अब चुप हो गई और एकांतप्रिय हो गई तथा स्वयं को किताबों और पढ़ाई में खो देने लगी। काश झांग यून और शेनली अभी भी जीवित होते, कितना अच्छा होता। अध्याय 84:050 गलती से एक बड़ा शॉट बच गया। दूसरा अपडेट _3। अपने माता पिता के संरक्षण और देखभाल के साथ अनान निश्चित रूप से एक बहुत ही खुश और बेफिक्र बच्ची होती। उसे समय से पहले बड़ी होने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, एक कठोर चाची के साय में जीवनयापन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता और इस प्रक्रिया में अपनी बचपन की मासूमियत नहीं खोनी पड़ती। ये सोचकर लुओ वान को दुख का एहसास हुआ। उसका देवर बहुत दयालु आदमी था, मजबूत, मर्दाना, बुद्धिमान और बहादुर। लुओ वान ने सोचा, हालांकि आनंद को अपने चचेरे भाई की सुंदरता विरासत में नहीं मिली, लेकिन उसे अपने बहनोई की बुद्धिमत्ता और दयालुता विरासत में मिली। शेन युआन को पता नहीं था कि लुओ वान अपने माता पिता की यादों में खोई हुई है। शेन ने फॉर्म उठाया और कहा, मैं डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी करने जा रही हूँ। शेन युआन के अस्पताल के कमरे से बाहर जाने के बाद लुओ वान ने पूछने से पहले झिझकते हुए कहा, भाई क्या आपने फिर से जीजाजी से संपर्क करने की कोशिश की है? झांग जियान ने अपना सिर हिलाया। जिस साल जीजाजी का एक्सीडेंट हुआ था मैंने एक बार फोन किया था। उन्होंने कहा कि शेनली जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। उसके बाद मैंने फिर से फोन करने की कोशिश की, लेकिन नंबर कनेक्ट ही नहीं हुआ। झांग जियान ने परेशान होकर कहा, हो सकता है कि जीजा ने बहन से शादी करने के लिए हमसे झूठ बोला हो। उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते समय मैंने उसकी फाइल देखी, उसमें लिखा था कि वह अनाथ है। भाई क्या तुमने कभी सोचा है कि शेनली शायद उसका असली नाम भी नहीं है? झांग जियान चौंक गया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि वह भगोड़ा हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि यह इतना ज्यादा है। मुझे तो बस लगता है कि जीजाजी का रूप, चाल ढाल और बोलचाल किसी आम इंसान से नहीं मिलती। क्या तुम्हें वह जेड पेंडेंट याद है जो उन्होंने अपनी चचेरी बहन को दिया था? वह कोई साधारण चीज नहीं थी। उस जमाने में उस जेड पेंडेंट को देखकर जो की ईर्ष्या से जल उठती थी। चचेरी बहन के निधन के बाद उस पेंडेंट को भी उसके साथ ही दफना दिया गया। झांग जियान ने आह भरते हुए कहा, वह तो अब चली गई है, इस बारे में बात करने का क्या मतलब है? दरवाजे के बाहर शेन युआन का हाथ दरवाजे के हैंडल पर से ढीला पड़ गया। उसके पीले होंठ आपस में कसकर भींच गए, फिर वह मुड़ी और चली गई। अल्पविराम। डिस्चार्ज प्रक्रिया पूरी करने के बाद शेन युआन झांग जियान के साथ घर गए। उन्होंने अस्पताल के प्रवेश द्वार पर एक टैक्सी रोकी और सीधे अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। कई बैगों से लदे वे अभी नीचे के क्षेत्र में पहुंचे ही थे कि उनकी मुलाकात लियू क्यूइफिन से हो गई, जो किराने की खरीदारी करने बाहर गए हुए थे। क्या अब आपका स्वास्थ्य बेहतर है? वर्षों से पड़ोसी होने के नाते लियू क्यूइफिन वास्तव में झांग जियान के लिए चिंतित थे, जो हमेशा ईमानदार और सरल रहे थे। अब मैं ठीक हूँ। क्या आप किराने की खरीदारी के लिए बाहर जा रही हैं, भाभी? हाँ, आनंद भी वापस आ गई है ना? आज रात के खाने के लिए आंटी के घर आ जाना। आंटी तुम्हारी पसंदीदा खट्टी मीठी मछली बनाएगी। शेन युआन को देखकर लियू क्यूइफिन की मुस्कान और भी गर्म हो गई। धन्यवाद आंटी। बड़ों के सामने शेन युआन हमेशा विनम्र और शिष्ट रहते थे, आलोचना के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते थे। जैसे ही तीनों ऊपर की ओर बढ़े, लियू क्यूइफिन ने तुरंत उन्हें रोक दिया। जियाओ जियान, मानसिक रूप से तैयार हो जाओ। चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, इस औरत से निपटना आसान नहीं है। हाल ही में उसके घर पर मर्द आते रहते हैं, मुझे लगता है कि उसने शालीनता का सारा ध्यान छोड़ दिया है। चेतावनी के लिए धन्यवाद भाभी। मेरी योजना तैयार है। पिछले कुछ दिनों में झांग जियान ने अपना मन बना लिया था। वह तलाक लेने के लिए दृढ़ था, न केवल अपने लिए बल्कि बच्चे के लिए भी। अगर बच्चा उसके साथ रहना चाहे तो वह उसकी देखभाल करेगा, अगर नहीं तो वह हर महीने बच्चे की देखभाल का खर्च देगा। अंततः बच्चा निर्दोष था। बच्चे को विनाशकारी विवाह में संपार्श्विक के रूप में कष्ट नहीं सहना चाहिए। जब झांग जियान ने दरवाजा खोला तो घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। लगभग हर सामान तोड़फोड़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई डकैती हुई हो। मानसिक रूप से खुद को तैयार करने के कारण झांग जियान को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। बेडरूम के अंदर एक पुरुष और एक महिला पूरी तरह नग्न अवस्था में नींद में खोए हुए पड़े थे।
झांग जियान जैसा सौम्य स्वभाव वाला व्यक्ति भी ये दृश्य देखकर गुस्से से उबल पड़ा। उसने कोने से झाड़ू उठाए और उन पर फेंक दी। तुम बेशर्म कमीने, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। लुओ वान ने तुरंत शेन युआन की आंखों को ढक दिया। अनान, ये गंदा है, मत देखो। शेन युआन ने दृश्य की ओर पीट कर ली, उसका दिल गहरी आह से भारी हो गया। जल्द ही जो किन की तीखी चीखें और उस आदमी की गुस्से भरी गालियां कमरे में गूंजने लगीं। व्यभिचारी व्यक्ति अपने कपड़े पकड़े हुए भाग गया। झांग जियान, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। जो किन ने झांग जियान पर हमला किया और उसके साथ हाथापाई की। औरतों को न मारने का झांग जियान का हमेशा का सिद्धांत जो किन की बेशर्मी के आगे टूट गया। इस बार वह खुद को रोक नहीं पाया, उसने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। एक बच्चे के सामने देखो तुमने कितनी घिनौनी हरकतें की हैं। हम तलाक ले रहे हैं अभी। झांग जियान ने उसे पकड़ लिया और उसे सीधे नागरिक मामलों के कार्यालय में ले जाने के लिए उत्सुक था। जो किन ने पूरी ताकत से उसके हाथ को काट लिया, जिससे झांग जियान को दर्द के कारण अपनी पकड़ छोड़नी पड़ी। तुम तलाक चाहते हो, सपने देखो, मैं नहीं मानूंगी, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न दो। इस कृत्य में पकड़े जाने पर वह एक पल के लिए घबरा गई थी, लेकिन उसने सही दांव खेला, क्योंकि वह झांग जियान के स्वभाव को जानती थी। वह बच्चे की खातिर सब कुछ सह लेगा। शेन युआन ने ठंडे स्वर में कहा, चाचा, मुकदमा दायर कर दीजिए। शादी में गलती उसी की है, अदालत तलाक का आदेश देगी, उससे बहस करके अपना समय बर्बाद मत कीजिए। जो किन ने शेन युआन को घूरा, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने जमीन से एक चप्पल उठाई और शेन युआन पर फेंकी और गालियां देती हुई बोली। अध्याय 85:050 गलती से एक बड़ा शॉट बच गया। दूसरा अपडेट _4। तुम छोटी कुतिया, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे चाचा को तलाक दे दूं? सपने देखती रहो, आनंद, सावधान रहो। लुओ वान ने सहज रूप से शेन युआन को बचाने की कोशिश करते हुए कहा। शेन युआन ने लुओ वान को चकमा देने के लिए एक तरफ खींच लिया और चप्पल शेन युआन के कंधे को छूते हुए दीवार से टकरा गई। शेन युआन की आंखें ठंडी हो गईं जब उसने जो किन की ओर देखा। जो किन उसकी नजरों से चौंक गई और यह सोचकर निराश हो गई कि इतने सालों तक एक जवान लड़की उसे कैसे नियंत्रित करती रही। खैर, अब वह पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने मुझे फिर से घूरा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। जो किन ने शेन युआन की ओर इशारा करते हुए धमकी दी। जो किन, झांग जियान चिल्लाया, उसका चेहरा गुस्से से हिंसक रूप से तड़प रहा था। उसने जो किन की ओर इशारा किया, उसकी उंगली तीव्रता से कांप रही थी। आप मुझे बताइए, तलाक के लिए राजी होने में आपको क्या लगेगा? ये घर मेरा है, सभी बैंक खाते मेरे हैं और आप मुझे हर महीने 5,000 रुपये गुजारा भत्ता देंगे, अन्यथा कोई सौदा नहीं। लुओ वान खुद को रोक नहीं सका और उस पर थूकते हुए गालियां देते हुए बोला, बेशर्म औरत, तुम धोखेबाज हो और फिर भी चाहती हो कि मेरा भाई खाली हाथ जाए। तुम जाकर किसी को लूट क्यों नहीं लेती? जो किन ने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा और लुओ वान के साथ अपमान का आदान प्रदान किया। प्रत्येक अपमान पिछले से भी अधिक घिनौना था। संक्षेप में, जो किन उबलते पानी से बेखौफ सुअर की तरह थी। उसने अपने परिवार को बुलाया और जल्द ही उसका भाई, चचेरा भाई और भतीजा उसकी मदद के लिए आ गए। सबकी आंखें हरी थीं, मानो वे झांग जियान की जिंदा खाल उतारने के लिए बेताब थे। तो आप शेन युआन हैं? कोंग लिली ने थोड़ा नीचे देखा, उसकी आंखें अहंकार से उसके सामने खड़ी लड़की को देख रही थीं। शेन युआन की निगाहों में बर्फ की तरह ठंडक थी, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वह मैं हूँ। मैंने जियाओकिन से सुना है कि आपने लान्या हाई स्कूल से मिली 1 मिलियन की ट्यूशन फीस दान कर दी है। क्या आपने खुद पढ़ाई की है बेवकूफ? यह 1 मिलियन है, यह मेरा पैसा है, मैं इसे जैसे चाहूं खर्च कर सकता हूँ। आप आलोचना करने वाले कौन होते हैं? अरे मरी हुई लड़की, मैं कम से कम तुमसे बड़ी तो हूँ, तुम्हें ठीक से बोलना नहीं आता क्या? मेरे बड़े लोग मेरे चाचा और चाची हैं। तुम क्या सोचते हो कि तुम इसके लायक कौन हो? ऐसे व्यक्ति के साथ शेन युआन दिखावा करने की भी जहमत नहीं उठा सकता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? एक मोटा लड़का दौड़कर आया और शेन युआन को धक्का देने की कोशिश करने लगा। शेन युआन ने जल्दी से एक तरफ कदम बढ़ाया, लड़के को पीछे से लात मारी और वह गेंद की तरह कैबिनेट के कोने से उछल गया। उसके सिर से तुरंत खून बहने लगा। आह पिपी, मेरी पिपी! कोंगली भयभीत होकर भागा। शेन युआन की ओर इशारा करते हुए उसने क्रूरतापूर्वक धमकी दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पिपी को मारने की? मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। शेन युआन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने उसे छुआ तक नहीं। वह खुद ही इसमें भाग गया। सावधान रहो, वरना मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। कोंगली का पाउडर लगा चेहरा हिंसक रूप से कांप उठा और शेन युआन ने देखा कि पाउडर की परतें दीवार से पुरानी हो चुकी पेंट की तरह गिर रही थी, जो कम से कम कहने के लिए तो घृणित था। क्या हो रहा है? जो जियोनग पास आया और पूछा। कोंगली ने शेन युआन की ओर इशारा करते हुए कहा, भाई, उसने पिपी को मारा है। पिपी का खरोंचा हुआ चेहरा देखो। तुम्हें आज इस जंगली लड़की को सबक सिखाना होगा, वरना वह कभी नहीं सीखेगी। लुओ वान ने बगल से उत्सुकता से देखा। जो जियोंग एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था, बड़ा और मजबूत था और अनान निश्चित रूप से नुकसान में होगा। वह सहज रूप से शेन युआन को बचाने के लिए आगे बढ़ी। मैं आप सभी को चेतावनी देती हूँ, मैंने पुलिस को बुला लिया है। अगर आपने बल प्रयोग करने की हिम्मत की तो आपको निश्चित रूप से पछतावा होगा। पुलिस को बुलाओ। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा एक दोस्त पुलिस अधिकारी है? जो शियोंग ने अपने मुंह में सिगरेट का बत्त थूक दिया, उसे कुचल दिया और शेन युआन को एक गंभीर मुस्कान के साथ घूरा। क्या तुम स्वयं यहाँ आओगे या मुझे आकर तुम्हें पकड़ना होगा? जैसे ही जो जियोंग ने बोलना समाप्त किया, शेन युआन बाहर चला गया। अपने अंगों को फैलाते हुए उसने लुओ वान से कहा, चाची, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, क्या आप मेरे लिए एक कप पानी ला सकती हैं?
लेकिन अनन, चाची, मुझे प्यास लगी है। शेन युआन का स्वर कोमल किंतु दृढ़ था और लुओ वान ने सहज रूप से उसका अनुपालन किया। वह रसोई घर की ओर भागी। घर पर गर्म पानी भी नहीं था, लेकिन सौभाग्य से फ्रिज में बोतलबंद पानी था। लुओ वान बोतलबंद पानी लेकर बाहर आए। लिविंग रूम का दृश्य देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक धमाके के साथ बोतल में भरा पानी उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। जो जियोन अराजकता के बीच अपने पेट को पकड़े हुए पड़ा था, उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। उसके बगल में कोंगली और हान पिपी पूरी तरह से स्तब्ध थे, उनकी आंखें खाली और गतिहीन थीं। कोंगली अचानक चीख पड़ी। उसकी नजर शेन युआन पर टिकी हुई थी, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। शेन युआन ने दरवाजा खोला। बाहर निकल जाओ और मुझे दोबारा मत देखना। कोंगली ने जो जियोंग की परवाह नहीं की और पिपी के साथ भाग गया। जो शियोंग ने उठने की कोशिश की। शेन युआन को घूरा और सोचा कि उस पल में क्या हुआ था। यह अभी भी एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन उसके शरीर में दर्द उसे याद दिला रहा था कि यह कोई सपना नहीं था। अध्याय 86:050 गलती से एक बड़ा शॉट बच गया। दूसरा अपडेट _5। बस तुम इंतजार करो। जाने से पहले जो जियोनग एक कठोर टिप्पणी करना नहीं भूला। पलक झपकते ही तीनों बिना किसी निशान के गायब हो गए। अनान, क्या हुआ? लुओ वान घबराया हुआ सा उसके पास आया। शेन युआन ने भौहें चढ़ाईं। शायद उन्हें अचानक से कुछ समझ आ गया होगा। दोपहर हो गई है, मुझे भूख लगी है। आंटी, चलो खाना खाते हैं। ठीक है। लुओ वान ने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली। मैं अभी कुछ बनाती हूँ। चलो बाहर खाना खाते हैं। शेन युआन मास्टर बेडरूम के दरवाजे पर गया और खटखटाया। चाचा, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। झांग जियान ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर नाखूनों की कुछ ताजा खरोंचें दिख रही थीं। उसने अजीब तरह से अपना सिर घुमा लिया। अनान, मुझे माफ करना। उन्होंने अनान को घर देने का वादा किया था, लेकिन अंततः वे ऐसा करने में असफल रहे। उसके पीछे से जो किन की लगातार गालियों की झड़ी लग गई। शेन युआन ने ऊंची आवाज में कहा, चाचा, उसके भाई और चचेरे भाई पहले ही चले गए हैं। उन्हें लगता है कि यह शर्मनाक है और वे अब उसके मामलों में दखल नहीं देंगे। जो किन अचानक बाहर आया। असंभव। लिविंग रूम वास्तव में तीनों से रहित था। चेहरा पीला पड़ा। जो किन ने जो शियोंग को फोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कोंगली ने तुरंत अपना फोन बंद कर दिया। जो किन इतनी गुस्से में थी कि उसने अपना फोन लगभग फेंक ही दिया। जब उसे अपने परिवार के सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता थी, तो एक एक करके सभी ने मृत होने का नाटक किया। झांग जियान ने कुछ कपड़े और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें पैक करना शुरू कर दिया। तलाक से पहले वह वापस नहीं लौटेगा और बैंक के पास एक जगह किराए पर लेने की योजना बना रहा था। दरवाजे की चौखट पर टिककर शेन युआन ने सपाट स्वर में कहा, चाचा, जो हो गया सो हो गया। रात के खाने के बाद मैं आपके साथ कुछ नए कपड़े खरीदने चलूंगा। झांग जियान ने एक पल सोचा, फिर अपने हाथों से कपड़े छोड़ दिए। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। जो किन ने सहजता से उसका पीछा किया। झांग जियान, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। झांग जियान ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। किसी कारण से इस पल ने जो किन को घबराहट में डाल दिया। उसे लगा जैसे झांग जियान के जाने से उसकी जिंदगी में उसकी मौजूदगी का पूरी तरह से अंत हो गया हो। वह घर में फैली गंदगी को घूरती रही। अचानक उसे खालीपन का एहसास हुआ। जाने से पहले शेन युआन ने इस पुराने घर के चारों ओर नजर दौड़ाई। वह आमतौर पर कैंपस में ही रहती थी, सिर्फ सप्ताहांत में एक दिन के लिए घर लौटती थी। हालांकि वह एक छोटा सा कमरा था, उसमें शेन युआन की जिंदगी के 9 साल थे। सभी को आगे की ओर देखना चाहिए, अतीत को स्मृति में रहने दें। लिनचुचू अपनी ट्यूशन क्लास से वापस आ रही थी, तभी उसकी मुलाकात शेन युआन और नीचे जा रहे अन्य लोगों से हुई। उसने भौहें चढ़ाईं। शेन युआन, तुम इस गर्मी में कहाँ घूमने गए थे? शेन युआन एक कदम पीछे हट गई और लिनचुचू के हाथ में रखे गणित प्रतियोगिता के संकलन पर नजर डाली। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मैं किसी बहुत मजेदार जगह पर गया था। व्यर्थ की छोटी मोटी बातचीत की दुनिया शेन युआन के लिए ज्ञानवर्धक थी। लिनचुचू को शेन युआन का उदासीन रवैया बहुत क्रोधित करने वाला लगा, मानो कोई भी उसके ध्यान का पात्र नहीं था। मैंने सुना है कि लान्या हाई स्कूल में प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। इस साल उन्होंने देश भर से शीर्ष स्कोरर छात्रों को चुना है। तुम पूरी गर्मियों में मजाक करते रहे हो। शुरुआती परीक्षा में फेल होकर अपनी प्रतिष्ठा से गिर मत जाना। बहुत से लोग तुम्हें मजाक करते देखना पसंद करेंगे। मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन आप निश्चित रूप से मुझे असफल होते देखना पसंद करेंगे। लिनचुचू क्षण भर के लिए शेन युआन की बेरुखी से स्तब्ध रह गया। शेन युआन हल्के से मुस्कुराया, लेकिन मुझे डर है कि तुम निराश हो जाओगे। लिनचुचू ने व्यंग्य किया। बड़ी बड़ी बातें, ध्यान रखना, बात बात में अपनी पीठ न पटकना। जरूर शेन युआन, तुम समझदार हो, लेकिन तुमसे ज्यादा समझदार बहुत से लोग हैं। तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो। जरा रुको और देखो। शेन युआन ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, फिर देखेंगे। कुछ कदम चलने के बाद शेन युआन ने अचानक अपना सिर घुमाया। वैसे अगर तुम अक्टूबर की गणित प्रतियोगिता में बेहतर अंक पाना चाहती हो, तो ली चुन की संस्करण को बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि क्यान दाओहेंग संस्करण तुम्हारे स्तर के किसी व्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए काफी अच्छा है। इसके साथ ही वह निर्णायक रूप से वहां से चली गई। मेरे स्तर का कोई व्यक्ति से उसका क्या मतलब था? लिनचुचू क्रोधित थी। शेन युआन के पास हमेशा उसे गुस्सा दिलाने का कोई न कोई तरीका होता था। वह खुद को क्या समझती थी? ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचरों से बेहतर। उस संकलन की अनुशंसा उसके ट्यूशन सेंटर के स्टार शिक्षक ने की थी। वह किसी भी हालत में अपने शिक्षक की अपेक्षा शेन युआन पर भरोसा नहीं करेगी। रुको, शेन युआन को कैसे पता चला कि वह अक्टूबर गणित प्रतियोगिता में भाग ले रही है? लिनचुचू ने हताशा में अपने होंठ काट लिए। शेन युआन के प्रति उसकी नापसंदगी और गहरी हो गई। वह स्कूल शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी,
लान्या हाई स्कूल में टॉप स्कोरर इकट्ठा हो रहे थे और शेन युआन, जो कि किंगजोउ क्षेत्रीय परीक्षा में एक साधारण चैंपियन थी, को अपनी जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। बादलों से कीचड़ में गिरने का एहसास सबसे बुरा होता है। शेन युआन जैसे घमंडी व्यक्ति को जल्द ही यह पता चलने वाला था। चलो देखते हैं कि क्या वह तब भी मुस्कुराती रह पाती है। अल्पविराम। शेन युआन ने एक रेस्तरां ढूंढा और नूडल्स के 3 कटोरे ऑर्डर किए। झांग जियान की भौहें अभी तक ढीली नहीं हुई थीं। चाचा, क्या आप तियानसी के बारे में चिंतित हैं? रात के खाने के बाद मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। शेन युआन के लिए झांग तियानसी ही वह व्यक्ति था जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी, जो किन से भी ज्यादा। उसने जो किन के सबसे बुरे गुणों को विरासत में पाया था और उन्हें बड़ा चढ़ाकर पेश किया था। आलसी और पेटू, स्वार्थी और दुर्भावनापूर्ण, लगातार झूठ बोलने वाला, हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहने वाला। अगर वह उसके चाचा का बेटा न होता तो शेन युआन उसे जितना हो सके दूर धकेल देती। उसे सड़क पर देखना बदकिस्मती लगती। न सिर्फ उसके नंबर बहुत खराब आते थे, बल्कि उसे लड़ाई झगड़ा, उत्पात मचाना और सहपाठियों को धमकाना भी बहुत पसंद था। उसकी वजह से झांग जियान को अनगिनत बार स्कूल बुलाया गया था। अब वह मिडिल स्कूल जाने वाला था, फिर भी उसने पूरी गर्मी इंटरनेट कैफे में बिता दी थी। शेन युआन सचमुच सोचता था कि वह लड़का बेकार है, सड़े हुए मांस के चलते फिरते टुकड़े जैसा। हालांकि इससे पहले कि वे अपना नूडल्स खत्म करते, झांग जियान को एक फोन आया। फोन पर जो कुछ भी कहा गया उससे झांग जियान का चेहरा पीला पड़ गया। अनान, कुछ हुआ है। तियानसी ने डकैती की और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। शेन युआन ने गहरी सांस ली। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। तियानसी के चरित्र के साथ अपराध बस समय की बात थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा। जब शेन युआन और झांग जियान पुलिस स्टेशन पहुंचे तो झांग तियानसी इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि सभी को सिरदर्द हो गया। आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। इस बच्चे को वापस ले जाओ और इसे उचित अनुशासन दो, पुलिसकर्मी ने इस गर्मागर्म बहस को टालने के लिए उत्सुक होकर कहा। शेन युआन ने झांग तियानसी को ठंडी निगाहों से देखा। रोना बंद करो। थाने में मौजूद सभी पुलिस वाले चौंक गए। नाजुक सी दिखने वाली उस लड़की की आवाज बहुत ही दमदार थी, यहाँ तक कि डराने वाली भी। निश्चित रूप से झांग तियानसी ने रोना बंद कर दिया और चुपचाप सूंघने लगा। शेन युआन ने पुलिस से जानकारी हासिल की। झांग तियानसी ने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था, उसे इंटरनेट कैफे से निकाल दिया गया था और अचानक उसके मन में बुरे इरादे आ गए। पास से गुजर रही एक छोटी बच्ची उसका निशाना बन गई और उसने उसका बैग छीन लिया और भाग गया। पास में खड़े एक लड़के ने वीरतापूर्वक कार्य करते हुए जल्दी से मोटे झांग तियानसी को पकड़ लिया, बैग वापस ले लिया और पुलिस को बुला लिया। चूंकि झांग तियानसी की आयु 14 वर्ष से कम थी, इसलिए वह आपराधिक आरोपों से बच सकता था, लेकिन उसके अभिभावक के रूप में झांग जियान ने उसकी देखरेख में कमी के लिए जिम्मेदारी ली और पीड़ित को मुआवजा देना पड़ा। लड़की दुबली पतली और नाजुक थी। जब उसने शेन युआन की तरफ देखा तो वह स्तब्ध रह गई। आप शेन युआन हैं? शेन युआन ने भौहें उठाई। क्या तुम मुझे जानते हो? लड़की बहुत उत्साहित हो गई। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं है? शेन युआन हैरान दिखे। लड़की ने उसे याद दिलाया, मैं लेंग जुएक्सी हूँ। शेन युआन ने माफी मांगते हुए अपना सिर हिलाया, माफ करना। लड़की अचानक हंस पड़ी। जाहिर है ये तुम ही हो। तुम हमेशा से उदासीन रहे हो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते रहे हो और किसी चीज पर नहीं। वह पास आए। शेन युआन, हम पहली कक्षा में एक ही कक्षा में थे। मैं तो आधे दिन तक तुम्हारे बगल में बैठी रही। तुम तब बहुत ठंडे थे, मुझे पहचानते तक नहीं थे। बाद में जब मैं पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाई तो मुझे दूसरी कक्षा में भेज दिया गया और मैं अब तुम्हारे साथ एक ही कक्षा में नहीं रह सकती। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी प्रगति पर नजर रखती रही हूँ। उसके शब्दों ने शेन युआन की याददाश्त को थोड़ा ताज़ा कर दिया। मुझे खेद है कि मेरे भाई ने आपको परेशानी दी। मुझे आशा है कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। हम आपके हर मुआवजे के अनुरोध को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेंग जुएक्सी ने सिर हिलाया। मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, बस अपने भाई को घर ले जाओ और उसे ठीक से अनुशासित करो। लेंग जुएशी के पास खड़े लड़के ने गला साफ किया। अकादमिक दिग्गज, मैं चेंग नुओ हूँ। 8वीं कक्षा में मैं आपके तिरछे पीछे बैठता था, मुहासों से भरा चेहरा वाला लड़का। शेन युआन ने असहायता से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। तभी लेंग जुएक्सी को फोन आया। ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। फोन रखने के बाद उसने कहा, शेन, मुझे कुछ जरूरी काम है और मुझे अभी जाना है। ये रही मेरी वीचैट आईडी, तुम्हें मुझे इसमें जोड़ना होगा। ये कहकर वह जल्दी से चली गई। शेन युआन ने कागज को अपने हाथ में पकड़ लिया, जिसमें केवल संख्याओं की एक श्रृंखला थी। किंगजोउ में लेंग उपनाम वाला ऐसा केवल एक ही परिवार था। अध्याय 87-051 शेन युआन सबसे अच्छा आनुवंशिक अनुसंधान विषय है। शेन युआन ने झांग तियानसी को कॉलर से पकड़कर पुलिस स्टेशन से बाहर खींच लिया। मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। झांग तियानसी चिल्लाया और गाली देते हुए अपने हाथ और पैर बेतहाशा हिलाने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुमसे नफरत नहीं करता? चतुर खलनायकों की अपनी सीमाएं होती हैं। वे निजी लाभ के लिए दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, जबकि कभी कभी दिखावा भी करते हैं। वे चीजों को चरम सीमा तक नहीं ले जाते, लेकिन वास्तव में डरावने लोग जोकिन जैसे लोग हैं, जो मूर्ख और दुर्भावनापूर्ण हैं, जो स्वयं को लाभ पहुंचाए बिना हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, पूरी तरह से अतार्किक और लापरवाह हैं। और झांग तियानसी, जोकिन की नीचता को दर्शाने का एक आदर्श उदाहरण था, वह युवा था, नीच और निर्दयी, इतना कि कोई भी उसका गला घोटना चाहेगा। झांग जियान सुन्ना सा पीछे पीछे चल रहा था। पहले तो उसे अपने बेटे के लिए थोड़ा अपराध बोध हुआ, लेकिन इस पल उसे बस अफसोस और बेबसी का एहसास हो रहा था। जब तियानसी छोटी थी, झांग जियान पर परिवार का भरण पोषण करने का बोझ था। वह काम और पैसा कमाने में व्यस्त रहता था, इसलिए अपनी बेटी की देखभाल और उसकी शिक्षा के लिए बहुत कम समय निकाल पाता था। तियानसी का पालन पोषण मुख्यतः जोकिन ने किया। जब तक उसे पता चला कि तियानसी के स्वभाव में कुछ गड़बड़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
यदि वह आज डकैती करने में सक्षम है तो कल वह हत्या भी कर सकता है। जैसा कि पुरानी कहावत है, बच्चे का चरित्र 3 साल की उम्र में ही दिखने लगता है, और यह अकारण नहीं था। ये बच्चा वस्तुतः बर्बाद हो गया था। झांग जियान ने झांग तियानसी को दोष नहीं दिया, वही तो उसे इस दुनिया में लाया था, उसे सही राह नहीं दिखा पाया और उसे भटकने दिया। वह अपने बच्चे को दोष देने की हिम्मत कैसे कर सकता था? पिताजी, उसने मुझे मारा। वाह, कृपया मुझे बचा लीजिए, झांग तियानसी ने शिकायत करते हुए रोते हुए कहा। थका हुआ सा दिखते हुए झांग जियान ने कहा, अनान, तियानसी ने तुम्हें फिर से परेशान कर दिया है। तुम हमेशा निर्णायक होती हो, इसलिए उसे जैसे ठीक लगे वैसे संभालो। जब तक तुम उसे सही रास्ते पर ला सकती हो, उसे जो भी मुश्किलें आए वह उसके लायक है। शेन युआन ने अपने चाचा की ओर देखा और पाया कि वे एक क्षण में ही कई वर्ष वृद्ध हो गए थे। उनकी कनपटियों पर सफेद धारियां थीं और उनका हृदय अवर्णनीय भावनाओं से भर गया। ये सब इस बदमाश की वजह से है। शेन युआन ने झांग तियानसी की पीठ पर थप्पड़ मारते हुए कहा, संयम रखो। अगर तुमने फिर से परेशानी खड़ी की तो मैं तुम्हें भेड़ियों को खिलाने के लिए पहाड़ों में फेंक दूंगा। झांग तियानसी जब छोटे थे तो एक बार अपने गृहनगर गए थे। पास ही एक पहाड़ था जहां रात में भेड़ियों की आवाजें सुनाई देती थीं, जिससे उनमें बचपन का डर समा गया था। इसलिए जैसे ही उसने भेड़ियों को खाना खिलाओ सुना, वह तुरंत शांत हो गया। शेन युआन जानती थी कि वह ज्यादा देर तक शांत नहीं रह पाएगा और अपनी पुरानी आदतों पर लौट आएगा। उसने उपाय के बारे में गहराई से सोचा। ये लड़का देर सवेर बड़ी मुसीबत खड़ी करने ही वाला था। वह अपने चाचा को इस बच्चे के कारण और अधिक दुखी होते हुए नहीं देख सकती थी। चाचा, तियानसी को किंग्जी मिडिल स्कूल में स्थानांतरित करने के बारे में आपका क्या विचार है? उस स्कूल में सैन्य प्रबंधन लागू है, जो विशेष रूप से उन विद्रोही किशोरों को अनुशासित करने के लिए बनाया गया है जो पढ़ाई करने से इनकार करते हैं और इंटरनेट के आदी हैं। किंग्जी मिडिल स्कूल की एक जबरदस्त प्रतिष्ठा थी। झांग तियानसी ने इसके बारे में प्राथमिक स्कूल में ही सुन लिया था। जैसे ही उसने व्यवहार करना शुरू किया, वह फिर से हिंसक रूप से संघर्ष करने लगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम दुर्भाग्य के शापित अग्रदूत हो, तुम हमेशा मेरा जीवन बर्बाद करते हो। झांग जियान एक पल के लिए झिझका। अनान, तियानसी को बचपन से ही लाड़ प्यार मिला है, क्या वह इतनी तकलीफ सह पाएगा? चाचा, विनाश नवीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। झांग जियान ने अपने दांत पीस लिए, झांग तियानसी के अभिमानी दबंग चेहरे को घूरते हुए, जैसे ही उसने धीरे धीरे अपना मन बनाया। ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे, उसे किंग्जी मिडिल स्कूल भेज देंगे। एक बार निर्णय लेने के बाद उन्होंने तुरंत एक टैक्सी बुलाई और झांग तियानसी को उपनगर में स्थित किंग्जी मिडिल स्कूल ले गए। संयोगवश ये स्कूल सत्र की शुरुआत थी और किंग्जी मिडिल स्कूल का प्रवेश द्वार कारों और लोगों से भरा हुआ था। वहां पहुंचने पर झांग जियान को एहसास हुआ कि बच्चे को वहां भेजना उतना आसान नहीं था। यह कोई सीधी सादी प्रक्रिया नहीं थी। किंग्जी मिडिल स्कूल की काफी प्रतिष्ठा थी और बच्चे का दाखिला करवाना कोई आसान काम नहीं था। माता पिता को मूल्यांकन से गुजरना पड़ता था और वार्षिक ट्यूशन, प्रबंधन शुल्क, रहने का खर्च और अन्य खर्चे काफी ज्यादा होते थे। औसत परिवार इसे वहन नहीं कर सकता था। पूछताछ करने के बाद झांग जियान का संकल्प डगमगा गया। 8,000 प्रति वर्ष ये बहुत महंगा था, यहाँ तक कि लान्या मिडिल स्कूल से भी महंगा। 6 साल में इस पर 50,000 खर्च होंगे। झांग जियान इतने पैसे कहाँ से जुटा पाता? चाचा, खर्च की चिंता मत करो। इतने सालों में मैंने जो छात्रवृत्तियां जीती हैं, वे खर्च उठाने के लिए काफी हैं। जब तक तियानसी बेहतरी के लिए बदल सकती है, कोई भी कीमत ज्यादा नहीं है। लेकिन आनंद अंकल आपके पैसे का उपयोग कैसे कर सकते हैं? झांग जियान को याद आया कि जोहुकिन ने एक बार यूं ही बता दिया था कि लान्या हाई स्कूल अच्छी खासी छात्रवृत्तियां देता है। अनान सालों से अपने अच्छे ग्रेड्स की बदौलत छात्रवृत्तियां कमा रही थी और यह राशि जरूर अच्छी खासी रही होगी। जोहुकिन ने पहले भी उस पैसे को पाने की कोशिश की थी, लेकिन कभी सफल नहीं हुई। वह वास्तव में एक बच्चे की छात्रवृत्ति निधि का उपयोग करने के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर सके। चाचा, चलो इसे तियानसी के लिए एक ऋण मानते हैं। जब वह बड़ा हो जाएगा और पैसा कमाना शुरू कर देगा तो वह मुझे चुका देगा। झांग जियान ने सिर हिलाया। धन्यवाद अनन। शेन युआन प्रवेश कार्यालय पहुंची। एक अधेड़ उम्र का आदमी वातानुकूलित कमरे में बैठा अपने कंप्यूटर पर सॉलिटेयर खेल रहा था। दरवाजे पर दस्तक सुनकर आदमी ने ऊपर देखा। आपको किस चीज की जरूरत है? सर, मैं प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। अध्याय 88-051 शेन युआन सर्वश्रेष्ठ आनुवंशिक अनुसंधान विषय है _2। वह आदमी गंभीरता से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। यहाँ लाए गए बच्चों में 90% लड़के थे। लड़कियां वाकई बहुत कम थी, लगभग इस जगह पर पांडा की तरह। आप नामांकन करना चाहते हैं? ये बच्चा काफी अच्छा व्यवहार वाला लग रहा था। मैं अपने भाई के लिए आवेदन कर रहा हूँ। उसकी जानकारी यहाँ है, कृपया देख लें। उस आदमी ने दस्तावेज लिए और खोले। आपको नामांकन के नियम तो समझ ही आ गए होंगे। फीस तो एक पहलू है, लेकिन हम छात्रों के माता पिता की पृष्ठभूमि की भी जांच करते हैं। अगर वे हमारे मानकों पर खरे नहीं उतरते तो मुझे माफ करना, हम अयोग्य छात्रों को स्वीकार नहीं करेंगे। शेन युआन ने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाई। उसे समझ आ गया था कि यह मिडिल स्कूल अपने छात्रों के माता पिता की जांच पड़ताल पर क्यों जोर दे रहा है। आनुवंशिकी के कारण एक बच्चा जो अपने माता पिता से खराब जीन प्राप्त करता है, उसे मौलिक रूप से बदलना असंभव है, चाहे उसका पालन पोषण कैसे भी किया गया हो। इस मिडिल स्कूल के प्रशासक इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझते थे। किसी भी निराशाजनक मामले में वे उसे बचाने की कोशिश में अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करते। ये छात्र के पिता की जानकारी है। आदमी ने किताब पलटी और भौहें चढ़ाते हुए पूछा, छात्र की माँ का क्या हुआ? वह मर चुकी है, शेन युआन ने शांति से कहा। कम से कम जीवनी तो होनी ही चाहिए, है ना? उसने किस स्कूल से स्नातक किया? उसने क्या काम किया? क्या उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड था? उसके परिवार की पृष्ठभूमि क्या थी? इन सभी विवरणों को दस्तावेजीकृत किया जाना चाहिए।
आदमी कुछ अधीरता से बोला, बिना पूरी तैयारी के यहाँ आना मेरे समय की कितनी बर्बादी है। आप छात्रों के माता पिता की जानकारी मांगने का कारण जीन स्क्रीनिंग के अलावा और कुछ नहीं है। ली चुन ने सहज भाव से ऊपर देखा, आप बहुत समझदार हैं। 20 साल पहले मानव जीनोम परियोजना ने आनुवंशिक अनुसंधान में अरबों डॉलर का निवेश किया था। इस परियोजना के प्रमुख विशेषज्ञों में से एक प्रोफेसर क्रेग वेंटर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्यों में व्यक्तियों के बीच मनोवैज्ञानिक अंतरों को पूरी तरह से समझाने के लिए पर्याप्त जीन नहीं है। इसलिए आनुवंशिक नियतिवाद का ये सिद्धांत बिल्कुल भी सही नहीं है। लड़की की शांत आवाज में दृढ़ विश्वास झलक रहा था। ली चुन ने ठंडी सांस ली, और क्या तुमने मिनेसोटा ट्विंस अध्ययन के बारे में सुना है? शेन युआन ने अपने होठों के कोनों को सिकुड़ते हुए कहा, तो क्या मेरा मामला तुम्हें यकीन दिलाने के लिए काफी होगा? तुम? ली चुन ने लड़की की ओर देखा, उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। शेन युआन ने अपने बैग से एक आईडी निकाली और उसे ली चुन के सामने रख दिया। शुरू में ली चुन ने इसे अनदेखा करते हुए एक सामान्य नजर डाली, लेकिन कवर पर उभरे बड़े अक्षरों लान्या मिडिल स्कूल ने तुरंत उनका ध्यान आकर्षित कर लिया। उसने पहचान पत्र उठाया और उसे खोला। अंदर एक पासपोर्ट साइज की तस्वीर और छात्र की बुनियादी जानकारी थी। शेन युआन, ली चुन ने सोच समझकर नाम बोला। अगले पृष्ठ पर पहुंचते ही जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसकी हैरानी बढ़ती गई। यागुआन छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों के पहचान पत्रों पर लान्या समूह द्वारा एक विशेष प्रतीक चिन्ह उकेरा गया था। यह एक सर्वोच्च सम्मान था। उनके पहचान पत्र पर कुल 8 लगातार प्रतीक चिन्ह अंकित थे। इसका अर्थ यह था कि उन्हें लगातार 8 वर्षों तक यागुआन छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। ली चुन के दिमाग में अचानक कुछ आया, क्या तुम इस साल हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाने वाली छात्रा हो, शेन युआन? वह मैं हूँ। लड़की ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया, उसके चेहरे पर गर्व का भाव था जो कि विशिष्ट रूप से उसका अपना था। ली चुन ने छात्र आईडी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपने सामने खड़ी लड़की को जटिल निगाहों से देखने लगा। लान्या ग्रुप किम जो का सबसे बड़ा शैक्षिकी समूह था। शिक्षा के क्षेत्र में होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से एक आम व्यक्ति की तुलना में इससे ज्यादा परिचित थे। कुछ दिन पहले ही शिक्षकों के एक सम्मेलन में उन्होंने लान्या मिडिल स्कूल के एक वरिष्ठ शिक्षक को इस साल हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा के बारे में बात करते सुना था। एक 14 वर्षीय लड़की जिसने लान्या प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई शुरू करने के बाद से ही लगातार रिकॉर्ड तोड़े और कदम दर कदम एक किंवदंती बनाई। लान्या ग्रुप ने स्थानीय स्तर पर विकसित इस शीर्ष स्कोर का पूरा समर्थन किया था और लान्या हाई स्कूल में उसका प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए थे। उन्होंने भविष्य में उसे अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान की ओर भी ले जाने की योजना बनाई थी, इस उम्मीद में कि वह लान्या ग्रुप का सबसे चमकीला प्रतीक और उसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभा दोनों बनेगी। ये कल्पना करना आसान था, जब तक वह लान्या ग्रुप के संकेंद्रित प्रशिक्षण के तहत अपनी वर्तमान गति को बनाए रखेगी, उसका भविष्य समझ से परे होगा। उनके जैसी सदी में एक बार आने वाली प्रतिभा ने आनुवंशिक नियतिवाद के किसी भी तर्क को पूरी तरह निरर्थक बना दिया। ली चुन ने तुरंत प्रिंसिपल के कार्यालय में फोन किया। ये सुनकर कि शेन युआन अपने भाई का दाखिला किंगजी मिडिल स्कूल में कराना चाहती है, प्रिंसिपल ने तुरंत एक अपवाद बनाया और झांग तियानसी के दाखिले की व्यवस्था कर दी। पूर्ण क्षमता के सामने सभी तथाकथित नियम महत्वहीन थे, और शिक्षा में शैक्षणिक प्रदर्शन ही क्षमता का सबसे सच्चा मापदंड था। प्रिंसिपल ने इस महान शीर्ष स्कोरर को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए शेन युआन से मुलाकात की। उसके जाने के बाद प्रिंसिपल अपने डेस्क पर वापस आए, अपना कंप्यूटर चालू किया और लान्या मिडिल स्कूल के फोरम में लॉगिन किया। फोरम के होम पेज पर ज्यादातर पोस्ट छात्रों की बेकार की बकवास थीं। हालांकि सबसे ज्यादा जवाबों और टिप्पणियों वाली एक खास पोस्ट ने प्रिंसिपल का ध्यान तुरंत खींच लिया। एक निश्चित शैक्षणिक देवता की निंदनीय पारिवारिक पृष्ठभूमि की खोज। अध्याय 89 051 शेन युआन सर्वश्रेष्ठ आनुवंशिक अनुसंधान विषय है _3। अनाम पोस्ट में शेन युआन की पृष्ठभूमि का वर्णन करने के लिए उपहासपूर्ण और थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे का प्रयोग किया गया था। उदाहरण के लिए, उसके पिता शहीद थे, उसकी मां मानसिक रूप से विकलांग थी, जो बच्चे को जन्म देते समय मर गई थी, उसे उसके चाचा ने गोद लिया था, उसकी चाची बहुत दुष्ट और झगड़ालू थी, तथा उसका चचेरा भाई आलसी और चोर था। संक्षेप में, शेन युआन की जीवन कहानी असाधारण रूप से दुखद थी। यद्यपि शेन युआन स्कूल में कम चर्चित रहती है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा सर्वविदित है। वह हमेशा अपने में ही सिमटी रहती है, उदासीन और अलग थलग रहती है, अपने आप को पढ़ाई में डुबोए रखती है और सभी से अपरिचित सी प्रतीत होती है। लेकिन ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह इतनी रहस्यमयी थी कि हर कोई उसके निजी जीवन में विशेष रूप से दिलचस्पी लेने लगा। इस पोस्ट में इस विषय पर पूरी जानकारी दी गई है। कई लोगों ने सहानुभूति व्यक्त की और महसूस किया कि शेन युआन का ठंडा व्यवहार संभवतः प्रेम के बिना बड़े होने के कारण था, ये केवल एक आत्मसुरक्षात्मक तंत्र था। अन्य लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और शेन युआन को एक बदकिस्मत अकेली महिला कहा, जिसे अपने माता पिता के लिए दुर्भाग्य लाने का श्राप मिला है। कुछ लोगों ने तो ये भी सवाल उठाया कि शेन युआन, जिनकी मां मानसिक रूप से विकलांग थी, इतनी बुद्धिमान कैसे पैदा हुई? क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में उनकी जैविक संतान नहीं थी? संक्षेप में, ये पोस्ट विभिन्न विचारों से भरी हुई थी। लोगों के मन में तरह तरह की बातें चल रही थीं और अफवाहें उड़ रही थीं। प्रिंसिपल की नजर एक टिप्पणी पर टिक गई, जिसमें कहा गया था कि शेन युआन की मां मानसिक रूप से विकलांग थी। दरअसल, एक मानसिक रूप से विकलांग महिला इतनी बुद्धिमान बेटी को कैसे जन्म दे सकती है? आनुवंशिक दृष्टिकोण से ये बात सही नहीं लगती। कुछ क्षण सोचने के बाद प्रिंसिपल ने पास में पड़ा फोन उठाया और कॉल किया। आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुसंधान के लिए एक उपयुक्त विषय सामने आया था। अल्पविराम। झांग तियानसी के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए शेन युआन ने उसे शिक्षक को सौंप दिया, फिर झांग जियान के साथ किंगजी मिडिल स्कूल से निकल गया। इसके बाद वह झांग जियान के साथ सीधे किंगजो की सबसे बड़ी लॉ फर्म में चली गईं। श्रीमान झांग, मिस शेन ने फोन पर आपकी जरूरतों को विस्तार से समझा दिया है। निश्चिंत रहें, इस तलाक के मामले में आप ही पीड़ित हैं और आपके जीतने की संभावना काफी ज्यादा है।
आखिरकार शादी के 100 दिन जीवन भर की सद्भावना लेकर आते हैं, झांग जियान ने बुदबुदाते हुए कहा। वह इस हद तक जाने के लिए अनिच्छुक था। मैं घर और बचत उसे दे दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तलाक चाहता हूँ। वकील ने सहजता से शेन युआन की ओर देखा। शेन युआन ने हल्के से सिर हिलाया। वकील ने टिप्पणी की, श्री झांग, आपका हृदय सचमुच दयालु है। आजकल आप जैसे अच्छे लोग मिलना दुर्लभ है। झांग जियान ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, आखिरकार हम पति पत्नी थे। मैंने उसके लिए जो कुछ भी कर सकता था किया है। दाखिल करने से लेकर फैसले तक की प्रक्रिया में 3 से 6 महीने लग सकते थे। इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पहला कदम जो किन से दूरी बनाना था। लॉ फर्म से बाहर निकलते हुए झांग जियान ने एक लंबी सांस छोड़ी। तभी उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने घबराकर फोन उठाया। प्रबंधक। शेन युआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हाँ, मैं कल काम पर वापस आऊंगा। उस आदमी की तीखी और अप्रिय फटकार फोन की खराब गुणवत्ता के माध्यम से शेन युआन के कानों तक स्पष्ट रूप से पहुंच रही थी। फोन रखते हुए झांग जियान ने गहरी सांस ली। चाचा, आपने सालों तक अथक परिश्रम किया है, सबसे कठिन काम किए हैं, सबसे कम वेतन पाया है, फिर भी आपको कभी मध्यम प्रबंधन पद पर पदोन्नति नहीं मिली। क्या आप सचमुच इसी तरह का काम करते रहना चाहते हैं? बैंकिंग उद्योग में सबसे कठिन भूमिकाओं में से एक लॉबी मैनेजर के रूप में झांग जियान को आधिकारिक तौर पर नौकरी भी नहीं मिली थी। वह सिर्फ एक अनुबंधित कर्मचारी था और उसका वेतन सबसे कम था। कई साल पहले पिछले मैनेजर ने झांग जियान से वादा किया था कि वह उसे स्थायी कर्मचारी बना देगा, लेकिन दुर्भाग्य से वह मैनेजर मुसीबत में पड़ गया और उसकी जगह एक निर्दयी व्यक्ति आ गया जिसने हमेशा झांग जियान का सस्ते मजदूर के तौर पर शोषण किया। अपने अनुभव और पदोन्नति के मानदंडों के आधार पर झांग जियान को पिछली गर्मियों में मध्य प्रबंधन में पदोन्नत किया जाना चाहिए था, लेकिन धूर्त प्रबंधक ने उसे धोखा देकर यह अवसर किसी और को सौंप दिया। बाहरी लोगों ने झांग जियान की सम्मानजनक नौकरी को ही देखा, लेकिन केवल शेन युआन ही समझ पाया कि यह उसके लिए कितनी थकाऊ और कष्टदायक थी। छोड़ो भी, अगर मैं अभी नौकरी छोड़ दूं तो कौन सा दूसरा बैंक मुझे नौकरी देगा? वैसे भी तुम बड़े हो रहे हो, भविष्य में तुम्हें यूनिवर्सिटी, शादी और कई दूसरी चीजों के लिए पैसों की जरूरत होगी। मुझे तुम्हारे लिए और बचत करनी है। चिंता मत करो, काम का काम मैं संभाल सकता हूँ। शेन युआन ने भौहें चढ़ाई। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन खुद को रोके रही। चाचा, आपने घर और बचत उस औरत को दे दी, अब आप कहाँ रहेंगे? मैं बैंक के पास एक जगह किराए पर ले लूंगा, ये तुम्हारे स्कूल के भी पास होगा। अब से अंकल अनन को और तकलीफ नहीं होने देंगे। शेन युआन ने अपनी नजरें नीची कर ली। चाचा, मैं आपको कहीं ले चलती हूँ। टैक्सी से बाहर निकलते हुए झांग जियान ने आवासीय परिसर के भव्य और सुरुचिपूर्ण प्रवेश द्वार को देखने के लिए अपना सिर उठाया और बुदबुदाया, विद्वानों का वसंत। क्या ये वह जगह नहीं थी जिसे खरीदने के लिए जो किन हमेशा से तरसता रहा था? उलझन में झांग जियान शेन युआन के पीछे समुदाय में चला गया। बिल्डिंग 10 पर पहुंचा, फिर लिफ्ट से 25वीं मंजिल पर पहुंचा। अध्याय 90:051 शेन युआन सर्वश्रेष्ठ आनुवंशिक अनुसंधान विषय है _4। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, एक विक्रेता वहां इंतजार कर रहा था और उसने विनम्रता से कहा, मिस शेन, आप यहाँ हैं। पूर्वमुखी अपार्टमेंट का दरवाजा पहले से ही खुला था। शेन युआन ने झांग जियान की ओर देखा और कहा, चाचा, ये हमारा नया घर होगा। झांग जियान ने अविश्वास से अपने बगल में बैठी शांत युवती को देखा। आनंद, तुम। शेन युआन ने झांग जियान को दहलीज के पार खींच लिया। चाचा, देख लीजिए, क्या आपको पसंद आया? अपार्टमेंट में 3 बेडरूम और एक लिविंग रूम था। लिविंग रूम चौकोर आकार का था और फर्श से छत तक की खिड़की से किंगजोउ से होकर बहती किंगशुई नदी दिखाई देती थी। सूरज की रोशनी उस दृश्य पर भरपूर पड़ती थी, जिससे पूरा कमरा गर्म हो जाता था। आंतरिक साज सज्जा न्यूनतम शैली में की गई थी और बुनियादी साज सज्जा पहले से ही मौजूद थी। बस रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कुछ अतिरिक्त सामान जोड़कर अपार्टमेंट तुरंत रहने के लिए तैयार था। ये स्थान अविश्वसनीय था, विशाल, उज्ज्वल तथा नदी का अद्वितीय दृश्य। जिस पुराने घर में वे रहते थे उसकी तुलना में ये रात दिन का अंतर था। अनान, इस अपार्टमेंट के पीछे क्या कहानी है? झांग जियान के चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था, केवल चिंता थी। शेन युआन फर्श से छत तक की खिड़की के पास गया, नीचे नदी के दृश्य को देखा और शांति से कहा, मैंने जो किन को धोखा दिया। मैंने इस अपार्टमेंट को खरीदने के लिए लान्या हाई स्कूल से मिले 1 मिलियन का इस्तेमाल किया। झांग जियान ने राहत की सांस ली। एक पल के लिए उसे डर लगा कि शायद अनान ने कुछ गैरकानूनी काम कर दिया है। उसे अपनी मूर्खता पर तुरंत हंसी आ गई। अनन ऐसी बच्ची नहीं थी जो अपने स्वभाव के विपरीत काम करे। वह उस पर शक कैसे कर सकता था? ये जगह लान्या हाई स्कूल और उस बैंक के पास है जहां आप काम करते हैं। अब से ये हमारा घर है। अल्पविराम। झांग जियान को नए घर में जीवन के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी असहजता महसूस हुई। उस शाम उसने 1 कप दूध गर्म किया और उसे शेन युआन के बेडरूम के दरवाजे पर ले गया। जैसे ही वह दरवाजा खटखटाने वाला था, उसे अंदर से शेन युआन की धीमी आवाज सुनाई दी, लेकिन वह अंग्रेजी में बोल रही थी। झांग जियान ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन अपनी मध्यम स्तरीय शब्दावली के कारण वह एक भी शब्द नहीं समझ पाया। आजकल के बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। वो अभी हाई स्कूल में भी नहीं गई है और उसकी अंग्रेजी पहले से ही इस स्तर पर है। झांग जियान ने कुछ देर तक इंतजार किया जब तक कि कमरे में सन्नाटा नहीं छा गया। फिर उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अंदर से खुला और शेन युआन एक सेलफोन पकड़े हुए प्रवेश द्वार पर खड़ा था। चाचा, बहुत देर हो गई है, अभी भी इतनी मेहनत कर रहे हो? ये दूध पी लो और जल्दी से आराम कर लो। शेन युआन ने दूध स्वीकार कर लिया। तुम्हें भी जल्दी आराम करना चाहिए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, शेन युआन दूध पीने ही वाली थी कि उसके हाथ में फोन हिलने लगा। उसके थोड़ी तक लंबे बालों के नीचे छिपा हुआ एक ब्लूटूथ ईयरपीस नीली रोशनी के साथ धीरे से चमक रहा था।
शेन युआन ने कॉल कनेक्ट किया और एक आदमी की गहरी चुंबकीय आवाज ईयरपीस पर आए। उनकी अंग्रेजी त्रुटिहीन और त्रुटिहीन थी। शेन युआन ने सुनते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं, धीरे धीरे बालकनी की ओर बढ़ी और रात की हवा को अपने चारों ओर महसूस किया। तारों वाला आकाश मानो हाथ की पहुंच में था। कुछ ही दूरी पर किंगशुई नदी चांदनी में धीरे धीरे झिलमिला रही थी, उसकी लहरें हल्की चांदी जैसी चमक रही थीं। बालकनी की रेलिंग पर झुककर शेन युआन ने दूध का एक घूंट लिया। उसकी सुस्त आवाज में रात के मादक दृश्य की तरह एक मनमोहक आकर्षण था। मैं चाहता हूं कि इस कोष का प्रबंधन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से नियुक्त करूं। अल्पविराम। अगली सुबह झांग जियान ने शेन युआन के लिए नाश्ता तैयार किया, साफ सफाई की और अपना ब्रीफकेस लेकर घर से निकल गया। भीड़ भरी बस में चढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, बैंक सिर्फ 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। झांग जियान एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे, जिससे उन्हें वर्षों से अपने सहकर्मियों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। लेकिन कुछ दिन की छुट्टी लेने के बाद झांग जियान ने देखा कि वापस आने पर उसके सहकर्मी उसकी ओर अजीब तरह से देख रहे थे। अपनी पत्नी से धोखा खाना और फिर भी उसे सहना, यार मुझे उसकी सहनशीलता का सम्मान करना होगा। वह निंजा कछुए से भी बेहतर है। वह कंगाल है, तलाकशुदा है, बच्चे पाल रहा है, कौन सी औरत इतनी अंधी होगी कि उससे शादी कर ले। वे बस साथ साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। दोनों महिला सहकर्मियों ने चेहरे पर मुस्कान के साथ झांग जियान का अभिवादन किया, लेकिन जैसे ही वे मुड़ी, उनकी गपशप फिर से शुरू हो गई। झांग जियान ने अपने होठों को कसकर एक साथ दबाया, उसके हाथ उसकी बगल में जकड़े हुए और अधिक कठोर होते जा रहे थे। अरे झांग जियान, तुम्हारी कहानी पूरे ऑफिस में फैल गई है। सच कहूं तो भाई, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तुम ऐसी औरत से क्यों चिपके रहोगे? हरी टोपी पहनने से अब भी नहीं थके? एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक झांग जियान के कंधे पर थपथपाया, मानो उसके लिए चिंतित हो, लेकिन उसकी आंखों में उपहास स्पष्ट था। यह आदमी सोंग क्यूई था, अकाउंटिंग सुपरवाइजर। वह झांग जियान से बाद में कंपनी में शामिल हुआ था, बहुत कम मेहनत करता था, फिर भी बैंक मैनेजर के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों की बदौलत मुख्य प्रबंधन पद तक पहुंच गया था। झांग जियान बिना एक शब्द कहे चला गया। सोंग क्यू ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहों को छाती पर रखा और कहा, उफ, वह हम सभी पुरुषों को बदनाम कर रहा है। कभी भी उस तरह का आदमी मत बनो। सुपरवाइजर सोंग, आप बिल्कुल सही हैं। वह तो बस एक छोटा मोटा लॉबी मैनेजर है, जिसके पास कोई औपचारिक पद भी नहीं है। सुपरवाइजर सोंग, वह आपकी बराबरी कैसे कर सकता है? और ये तो बताना ही मत कि आपकी पत्नी योंगरुई फंड की उत्तराधिकारी है, वह तो आपके जूते पॉलिश करने के भी लायक नहीं है। सोंग क्यू अपने मातहतों की चापलूसी को सहते हुए खुद पर बहुत खुश दिख रहा था। ठीक है, तुम चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों, शांत रहो, मीटिंग शुरू होने वाली है। मीटिंग में बैंक मैनेजर मेज के सबसे आगे बैठा था। जब उसकी नजर सबसे दूर बैठे झांग जियान पर पड़ी, तो उसकी पुतलियां धीरे से सिकुड़ गईं। अपना गला साफ करते हुए उन्होंने कहा, झांग जियान, अगर आपके पास अभी भी घर पर निपटने के लिए निजी मामले हैं, तो मुझे आपको चीजों को सुझाने के लिए कुछ और दिन की छुट्टी देने में खुशी होगी। सोंग क्यू की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। अन्य उपस्थित लोगों ने हल्के फुल्के भावों के साथ एक दूसरे को देखा। ये स्पष्ट था कि मैनेजर झांग जियान को बाहर करना चाहता था। उस समय जबकि सभी का ध्यान झांग जियान पर था, किसी ने भी मैनेजर की आंखों में छिपी सच्ची ईमानदारी पर ध्यान नहीं दिया। सच्चाई को गंभीरता से नहीं लिया गया। झांग जियान घबराकर खड़ा हो गया। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया मैनेजर, मेरे निजी मामले सुलझ गए हैं। अपने सहकर्मियों को असुविधा से बचाने के लिए मैं आगे और भी कड़ी मेहनत करने का वादा करता हूँ। मैनेजर ने जल्दी से हाथ हिलाया। ठीक है, बैठ जाए। अब मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा साझा करना चाहता हूँ। विविध वित्तीय तकनीकी उत्पादों को विकसित करने के लिए मुख्यालय ने युआंडा समूह के साथ मिलकर एक हरित उद्योग निधि शुरू करने का निर्णय लिया है। हमारी शाखा इस प्रयास में अग्रणी भूमिका निभाएगी और मैं इस अवसर को पाकर सचमुच गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी इस उत्साह को साझा करेंगे। सोंग क्यू की दिलचस्पी तुरंत जाग उठी। अवसर दस्तक दे रहा था, इससे बेहतर समय और क्या हो सकता था। मुख्यालय और युआंडा के प्रतिनिधि शीघ्र ही पहुंचेंगे। जहां तक इस निधि की देखरेख का प्रश्न है, मुझे लगता है सभी की निगाहें सोंग क्यू की ओर मुड़ गईं। सोंग क्यू ही आत्मसंतुष्ट दिख रहा था। इस तरह के अवसर आमतौर पर उन्हें ही मिलते थे और इस बार भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए। मैनेजर की नजर सोंग क्यू पर पड़ी। सोंग क्यू लगभग अपने पैरों पर खड़ा होने ही वाला था कि अचानक मैनेजर का ध्यान उससे हटकर कहीं पीछे चला गया। यहाँ के सभी कर्मचारियों में आपके पास सबसे गहरा अनुभव और सबसे मेहनती कार्यशैली है। पिछले 10 से ज्यादा वर्षों में आपने बिना कोई गलती किए पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। वित्तीय सेवा उद्योग में हमारा मुख्य मूल्य अपने ग्राहकों का विश्वास अर्जित करना है। ये परियोजना आपको सौंपकर मुझे बहुत मानसिक शांति मिलती है। सोंग क्यू के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। वह विजेता के रूप में उभरने के लिए तैयार थी। हालांकि मैनेजर के अगले शब्दों ने उसकी मुस्कुराहट को एक अजीब, विकृत अभिव्यक्ति में बदल दिया। झांग जियान, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? एक पल में हर किसी की निगाहें झांग जियान पर टिक गईं। विचारों में डूबे झांग जियान ने मुश्किल से ही कुछ कहा, तभी एक सहकर्मी ने उसे धक्का देकर होश में लाया। लड़खड़ाते हुए वह अचानक खड़ा हो गया। मैनेजर, क्या कहा आपने? मैनेजर मुस्कुराया, उसका स्वर धैर्यपूर्ण और संयमित था। मैंने कहा था कि युआंडा ग्रुप के साथ हमारा सहयोग निधि पूरी तरह से आपको सौंपा जाएगा। क्या आपको कोई चिंता है? सबको लगा कि मैनेजर पागल हो गया होगा। झांग जियान को इतना बड़ा प्रोजेक्ट सौंपना, या तो उन्होंने गलत सुना था या मैनेजर को ठीक से नींद नहीं आई थी। सोंग क्यू से अधिक गंभीर कोई नहीं दिख रहा था। न केवल अन्य लोगों को अपने कानों पर संदेह हुआ, बल्कि झांग जियान स्वयं भी इस पर विश्वास नहीं कर सका। आगे की कहानी सुनाने के भी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।